मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज़े हिंद की पेशकश कहानियों के किनारे। मैं अपना अफसाना रिंगटोन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यूं ही अलार्म बजा, उसने आंखें खोल दी, तकिए के नीचे हाथ डालकर मोबाइल फोन निकाला और अलार्म बंद कर दिया। उफ, क्या मुसीबत है। वो बड़बड़ाता हुआ उठ बैठा। रात नींद की आगोश में जाने तक मोबाइल हाथों में था और अब फिर सुबह ही सुबह मोबाइल हाथों में है। ये भी कोई जिंदगी है? आदमी बस मोबाइल का ही होकर रह जाए। उसने झुंझलाकर मोबाइल पटकना चाहा, मगर फिर कुछ सोचा और ऑफ करके तकिए पर रख दिया। जरूरियात से फारिग होते वक्त भी उसके दिलो दिमाग पर झुंझलाहट ही सवार थी। क्या मोबाइल इतना जरूरी है कि इंसान उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता? मोबाइल ना हुआ ऑक्सीजन हो गई, अगर फेफड़ों में ना गई तो सांसों की डोर टूट जाए। क्या मोबाइल से पहले जिंदगी नहीं थी? फिर आज का इंसान क्यों उस पर इतना ज्यादा मुनसिर हो गया है? तभी उसके जहन में एक अजीब और गरीब ख्याल ने दस्तक दी और पल भर में उसने उस ख्याल को अमली जामा पहनाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। बाथरूम से निकलकर उसने कपड़े तब्दील किए, एक कागज पर चंद सतरें लिखी और कागज को मोबाइल के नीचे दबा दिया, जो अभी भी तकिए पर पड़ा हुआ था। बगल वाले कमरे में तमाम अहले खाना ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। उसने आहिस्ता से बैरूनी गेट खोला और उसी आहिस्तगी से बंद करके खामोशी से बाहर निकल गया। गली सुनसान पड़ी हुई थी। कुछ आगे जाने पर इक्का दुक्का राहगीर नजर आए। मशरकी उफुक पर थोड़ी थोड़ी सफेदी नजर आ रही थी। वो सीधे मोहल्ले की मस्जिद में दाखिल हो गया। अभी जमात में चंद मिनट बाकी थे। ऐसा मौका कम ही आता था कि उसकी फजर की नमाज बाजमात हो पाती थी। उसने मस्जिद में मौजूद लोगों पर एक तायराना नजर डाली। ज्यादातर बुजुर्ग और उधेड़ उम्र के लोग ही मौजूद थे। अलबत्ता दो प्यारे से बच्चे एक कोने में अदब से बैठे हुए थे। जैसे ही उसकी नजर बरामदे के सुतून पर चस्पा एक नोटिस पर पड़ी तो गैर इरादी तौर पर उसके हाथ पतलून की जेबें टटोलने लगे। लेकिन दूसरे ही पल वो संभल गया और तहरीर को देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि ये इंतबा तो मोबाइल फोन वालों के लिए थी और उसके पास तो फिलहाल मोबाइल था ही नहीं। नमाज से फारिग होने के बाद वो शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आ गया। रिहायशी इलाका खत्म होते ही उसे ताजा हवा का फरहत बख्श झोंका महसूस हुआ। उसकी तबीयत सरशार हो गई। पिछले कई बरसों से वो इस मखसूस हवा के झोंके से महरूम था। धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक करने वाले बुजुर्गों की तादाद बढ़ती जा रही थी। इक्का दुक्का नौजवान भी कानों में हेडफोन ठूंसे ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज पहने जॉगिंग कर रहे थे। वो भी चहलकदमी करता हुआ बहुत दूर तक निकल आया। दूर गेहूं और चने के खेतों से आगे सूरज झांक रहा था। सूरज की पहली सुनहरी किरणें गेहूं और चने की फसल से मिलकर खुद भी सब्ज़-मैल हो रही थी। जहां तक निगाह देख रही थी हरे भरे खेत ही नजर आ रहे थे। कहीं कहीं दरमियान में इमली और आम के पेड़ इस तरह खड़े थे गोया उस हरी भरी सल्तनत की पहरेदारी कर रहे हों। चिड़ियों की चहचहाहट और कोयल की कूक कानों को बहुत भली मालूम हो रही थी। लेकिन वक्फे वक्फे से गुजरने वाली दूध वालों की मोटरसाइकिलें और खेतों की तरफ जाने वाले ट्रैक्टरों के शोर से इन मसरूर कुन आवाजों में खलल भी पैदा हो रहा था। अब वो काफी दूर निकल आया था। कुछ दूर पर देहात के मकानात नजर आ रहे थे, जिनसे धुएं की पतली लकीरें निकलकर फिजा में तहलील हो रही थी। वो वापसी के लिए मुड़ गया। वो सड़क और उसके आसपास की खूबसूरती को अपने आप में जज्ब कर लेना चाहता था। चहलकदमी करता हुआ धीरे धीरे शहर की तरफ वापस जा रहा था। सूरज अब उफुक से काफी ऊपर निकल आया था। उसे गर्मी का एहसास हुआ, हालांकि माहौल में अब भी खुनकी मौजूद थी। हाईवे के पास कुछ दुकानें खुल गई थी। एक ठेले वाले से पानी और चाय पीकर उसकी सारी थकावट दूर हो गई। चाय की चुस्कियां लेते वक्त इतने दौरानिये में पहली बार उसका ध्यान अपने घर की तरफ गया। मोबाइल के नीचे दबे कागज के पुर्जे पर लिखे उस पैगाम पर बीवी का क्या रद्देमल हुआ होगा, ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई।
मम्मी देखो तो इस कागज पर क्या लिखा हुआ है। अर्शिया ने माँ को आवाज दी। अंग्रेजी मीडियम से तालीम हासिल कर रही अर्शिया उर्दू में लिखी तहरीर पढ़ने से कासिर थी। मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, बीवी ने बुलंद आवाज से पढ़ा और बड़बड़ाने लगी। अब कहाँ चले गए? अरे देखो तो मोबाइल भी साथ लेकर नहीं गए। आज छुट्टी का दिन है, घर में बहुत से काम पड़े हैं। चाय पीने के बाद उसका रुख पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ था। लाइब्रेरी इंचार्ज रजिस्टर पर सर झुकाए कुछ लिखने में मसरूफ था। उसने लाइब्रेरी में मौजूद लोगों पर उचट्टी सी निगाह डाली। ज्यादातर बूढ़े ही थे जो अखबारात की बरगर्दानी में मसरूफ थे। उसने एक अखबार उठाया और बेंच पर टिक गया। स्कूल और कॉलेज के जमाने में वो बिला नागा लाइब्रेरी आया करता था। अगर किसी दिन आना ना हो सका तो अधूरापन महसूस करता था। उस जमाने में लाइब्रेरी में तिल धरने को भी जगह न होती थी, जब तक लाइब्रेरी इंचार्ज आकर ये ना कहता कि लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो गया है, तब तक लोग लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकलते थे। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी ने अखबार बीनी के शौक को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। उस जमाने में मैं अपने पसंदीदा रिसाले को लाइब्रेरी से हासिल करने के लिए कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था, मगर आज अलमारियों में बंद किताबें और रिसाले धूल खा रहे हैं। वो कई घंटों तक अखबारात और रसायल का मुताला करता रहा। जब लाइब्रेरी इंचार्ज ने पंखे और बल्ब बंद किए तो वो भी लाइब्रेरी से बाहर निकल आया और गैर इरादी तौर पर एक तरफ को चल दिया। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, तौफीक मियां। उसने मुड़कर पीछे देखा तो बड़े खालू खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोनों हाथों में कपड़ों की थैलियां थी, शायद सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर आ रहे थे। उसने झट से सलाम किया। मियां खैरियत से तो है? किधर जा रहे हो इस तरह पैदल? बड़े खालू ने सलाम का जवाब देते हुए एक साथ कई सवाल कर डाले। जी खालू जान, बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं जरा यूं ही एक शनासा से मिलने इधर आया था, अब वापस जा रहा हूँ। उसने दानिस्ता झूठ बोला। घर चलो, तुम्हारी खाला तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, वैसे भी तुम महीनों अपनी शक्ल नहीं दिखाते। जी चलिए, उसने फौरन हामी भर ली और खालू के हाथ से एक थैली लेकर उनके साथ चलने लगा। बड़ी खाला ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और नजर उतारते हुए चटाचट बलाए ले डाली। मेरा बेटा कितने दिनों बाद आया है। खाला की मोहब्बत और खालू का खलूस देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनका शिकवा भी भिजा था। एक शहर में रहते हुए भी वो पिछले चंद वर्षों में बहुत कम उनके घर आ पाया था। खाला बहुत देर तक उससे बातें करती रही। उसे भी उनकी बातों से सुकून महसूस हो रहा था। उनकी मोहब्बत भरी बातों से उसकी सारी कुछ दूर हो गई। उसने वापसी की इजाजत मांगी तो खाला फौरन बोल पड़ी, अरे है ऐसे कैसे जाने दूं? कुछ देर और ठहर जा, खाना खाकर ही जाना। वो इनकार ना कर सका। खाने के दौरान भी दुनिया जहां की बातें होती रही। खाला की बहू और दोनों पोते भी खाने में शरीक थे। अलबत्ता बड़ी खाला का बेटा सुहेल अभी तक दुकान से नहीं आया था। उसकी मार्केट में कपड़ों की दुकान थी। दोनों बच्चे खाना खाते वक्त भी मोबाइल गेम्स में मशगूल थे। खाला बड़बड़ा रही थी, अरे शैतानो, खाना खाते वक्त तो इस मोबाइल को थोड़ा आराम करने दिया करो। लेकिन बच्चों के कानों पर जू तक न रेंगी। खाना बहुत जायकेदार था। खाला की तरह उनकी बहू भी उमूर खानादारी में माहिर थी। उसने सैर होकर खाया। खाला और खालू से इजाजत ली और बाहर निकल गया। एक बार फिर उसके कदम अपने घर की बजाय किसी और समत में उड़ गए। वो चलते चलते अचानक ठिठक गया। उसके नथनों से वही मानूस सी खुशबू टकराई जो उसके दिल दिमाग के किसी कोने कुदरे में दुबक कर पड़ी हुई थी। राज नथनों से टकराते ही पूरे हवास पर छा गई थी। गुलमोहर के फूलों की महक जो उसे बहुत पसंद थी, खुशबू के साथ साथ कोयल की कूक भी कानों में रस घोल रही थी। उसने नजर उठाई तो खुद को नेहरू पार्क के चार दीवारी के सामने खड़ा पाया। उसके कदम पार्क के आहानी फाटक की तरफ उड़ गए। ये वही नेहरू पार्क था जहां उसने अपने बचपन और लड़कपन का बेशतर वक्त गुजारा था। नर्म नाजुक मखमली घास पर चहलकदमी की थी। हम उम्र लड़कों के साथ तरह तरह के खेल खेले थे। दोस्तों के साथ बैठकर घंटों बातें की थी। गुलमोहर के पेड़ तो आज भी अपनी जगह पर इस्तादा थे, मगर पता नहीं क्यों उदास लग रहे थे। फूलों की क्यारियां उजड़ी पड़ी हुई थी। मखमली घास की जगह धूल उड़ रही थी। उसने फाटक में खड़े ही खड़े पार्क का जायजा लिया। दूर दूर तक कोई बच्चा नजर नहीं आया। हाँ, चंद बूढ़े पार्क के बेंचों पर अपनी अपनी सोचों में गुम बैठे धूप सेंक रहे थे। वो भी पार्क में दाखिल हो गया और एक खाली बेंच पर बैठ गया। वो उन बीते हुए सुहाने दिनों को याद करने लगा जब उसका ज्यादातर वक्त
इसी पार्क में गुजरता था। वो भी क्या दिन थे, बच्चों के कदम घरों में टिकते ही नहीं थे। और आज का वक्त है, बच्चे घरों में कैद होकर रह गए हैं। लोग कहते हैं इंसान ने तरक्की कर ली है। ये कैसी तरक्की है कि इंसान ने लाखों करोड़ों मुरब्बा मील जमीन व आसमान से नजर हटाकर महज चंद इंच के मोबाइल और 42 इंच के टीवी स्क्रीन पर अपनी नजरें मरकूज कर ली हैं। उसने आंखें बंद कर ली, गुलमोहर की खुशबू और कोयल की कूक को अपने अंदर सरायत करने लगा। उसे लगा वो खुशबू बनकर कोयल के साथ हवा में उड़ा जा रहा है। हद निकाह तक नीला आसमान और हरियाली के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोयल उसके कंधे पर बैठी हुई है और उसके कानों में कूक रही है। उसने आंखें खोल दी, गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा, मगर कोयल नहीं थी, लेकिन आवाज अब भी मसलसल आ रही थी। उसे कोयल की कूक बहुत पसंद थी, इसीलिए तो उसने अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन, यहाँ तक कि अलार्म में भी यही आवाज सेट कर रखी थी। उसने ये सोचकर कि कहीं गलती से तो मोबाइल मेरे साथ नहीं आ गया और वहां से कोयल की कूक वाली रिंगटोन सुनाई दे रही है। यके बाद दीगरे उसने अपनी तमाम जेबें टटोल डाली, मगर बेसुध आवाज अब भी आ रही थी। वो और भी बेचैन हो गया। तभी बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसका हाथ तकिए के नीचे चला गया और एक सख्त चीज से टकरा गया। अरे ये तो मोबाइल है, और अलार्म से आती हुई कोयल की कूक वाली रिंगटोन उसका मुंह चिढ़ा रही थी। जी बहुत शुक्रिया।